हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्टेड। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले हम ना इसके नाम से शुरू करते हैं। तो नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग, यानी कि हम डाटा को हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए डाटा होता क्या है। तो डाटा को क्या बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। यानी कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन को कहते हैं हम डाटा। जैसे कि आपको अगर अपनी क्लास में पता करना है कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तो वो क्या होगा कि आपको पता है कि आपकी गर्ल्स है 12 और बॉयज़ है 18। ठीक है, तो ये आपको क्या पता है? ये आपको क्लास का डाटा पता है। ठीक है, तो डाटा अब किस किस फॉर्म में हो सकता है? तो उसका फॉर्म है एक पिक्चोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हम डाटा को इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अब पिक्चोग्राम इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डाटा बाय यूजिंग पिक्चर और सिंबल। ये एक तरीके का ग्राफ है जिसमें हम डाटा को पिक्चर या फिर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले रखा है। इसमें कार की ड्राइंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 100 कार से। तो 100 कार, वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार। देखो यहाँ लिखा भी है, यानी कि ये जुलाई में कितनी कार सेल हुई है? 1, 2 और हाफ, यानी कि 250। क्योंकि यहाँ देखो लिखा आ रहा है हाफ डिनोट्स हाफ ऑफ 100, यानी कि 50। ठीक है, ऐसी अगस्त में अगर पूछ ले आपसे तो कितनी कार सोल्ड हुई है? तो 1, 2, 3, 3 इंटू 100 यानी 300। ऐसी सितंबर में कितनी कार सोल्ड हुई है आप बताओ? देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 इंटू 100 यानी कि 400। तो इसमें देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि हाउ मैनी कार वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपसे पूछ ले कि मंथ ऑफ जुलाई में कितने कार्स प्रोड्यूस हुए, तो आप कैसे बताओगे? 1, 2 एंड हाफ, तो 2 एंड हाफ इंटू 100 यानी कि 250। ऐसे ही पूछ ले इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड। अगर आपसे पूछे कि इन तीनों मंथ में कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस हुई, तो आप कैसे बताओगे? देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस में हुई है? सितंबर में। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीका है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? अ डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजिंग बार और यूनिफॉर्म विड्थ देयर हाइट बीन प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू। देखो बार ग्राफ में क्या होता है कि हम ये जो सेम डाटा है ना, इसी डाटा को हम ड्राइंग के ना रिप्रेजेंट करके हम बड़े बड़े बार, रेक्टेंगल बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये बार की हाइट होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये बड़ी हाइट वाली की वैल्यू ज़्यादा होगी और छोटे हाइट वाली की कम। तो ऐसे ही एक और वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, जो कि डबल बार ग्राफ। तो अ डबल बार ग्राफ शोज टू सेट ऑफ अ डाटा साइमल्टेनियसली। यानी कि देखो ये क्या बताता है, जैसे आपको सपोज करो ये जो एग्जांपल ले रखा है कि आपके ना जैसे मैं आपका नाम सपोज करो सत्यम है। ठीक है, आपके पिछले 2005 के रिज़ल्ट और 2006-7 के रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, मतलब ये सपोज करो ये 9th क्लास की, ये 10th क्लास की। तो आपके मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं कि 9th में आपके इतने आए थे, 10th में इतने। तो आपको मैथ में क्या हुआ है? इम्प्रूव हुआ है। ऐसे ही साइंस में भी इम्प्रूव हुआ है, सोशल साइंस में भी इम्प्रूव हुआ है। पर इंग्लिश में आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्योंकि पिछले साल आपके अच्छे आए थे, इस साल कम। तो इस डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि हम दो डाटा को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें हमने पिछले साल वाले को इससे रिप्रेजेंट किया और इस साल वाले को ग्रे वाले से। ठीक है, तो इट इज़ यूज़फुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा। ये यूज़फुल है कंपैरिजन ऑफ डाटा, क्योंकि देखो हमने कंपेयर कर लिया कि आपके पिछले साल मैथ में कम आए थे, इस साल ज़्यादा आए हैं। ऐसे ही सोशल साइंस में कम आए थे, इस साल फिर ज़्यादा आए हैं। पर इंग्लिश में आपके पिछले साल ज़्यादा आए थे, इस साल कम आए हैं। ठीक है, अब देखो हमने अभी पढ़ लिया कि डाटा क्या होता है, हम उसे किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। पर हमें डाटा कैसे अवेलेबल होता है? तो सबसे मेन जो फॉर्म है ना हमें डाटा अवेलेबल होने की, वो रॉ डाटा है। तो रॉ डाटा क्या होता है? डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। यानी कि ऐसा डाटा जो हमें अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं रॉ डाटा। जैसे कि अगर सपोज करो आप ना आप एक क्लासरूम में गए। ठीक है, क्लासरूम में गए और उसमें आप बच्चों से पूछ रहे हो कि यार किस पे आर्ट्स है, किसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, किसका साइंस है और किसका इंग्लिश है। आप ये पूछ रहे हो बच्चे से। तो बच्चों ने क्या बोला कि यार मेरा आर्ट्स है, मेरा मैथ्स है, मेरा साइंस है, मेरा इंग्लिश है। तो आपको ना डाटा कुछ ऐसे मिल गया कि यार ऐसे है, कि कोई बच्चा बोल रहा है मैथमेटिक्स है, कोई बोल रहा है इंग्लिश है, कोई बोल रहा है साइंस है, कोई बोल रहा है आर्ट्स है। तो ये कैसा फॉर्म है? ये फॉर्म है, ये अनऑर्गेनाइज डाटा है, यानी कि ये रॉ डाटा है। इसी डाटा को अगर हम ऑर्गेनाइज वे में लिख दें, ऑर्गेनाइज वे में कैसे? जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के, यानी कि ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉ डाटा से हो जाएगा ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, तो इस टेबल का नाम क्या है? इस टेबल का नाम है
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी हम ग्रुप भूल जाओ, सिर्फ इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यों? इसमें हमने क्या किया, देखो हम पे कितने सब्जेक्ट में हमने चॉइस बोली थी, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट में क्या क्या डाल दिया, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। अब देखो इसमें सपोज करो मैं कोई सा भी एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश के कितने स्टूडेंट ने चूज़ किया है, तो 1, ये 2, ठीक है, ऐसे ही ये 3 है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो ये 3 और देख लेते हैं। तो और कहाँ है इंग्लिश, हाँ ये देखो, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 4। तो हमने यहाँ इंग्लिश के सामने लिख दिया 4 और यहाँ 4 टैली मार्क बना दिया। तो ऐसे ही हम इसे बनाते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज डाटा, और ये जो मैंने अभी आपको ऐसे दिखाया ये क्या है, अनऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये टेबल देख रहे हो, इस टेबल में क्या है, ग्रुप्स हैं, टेलीमार्क है, फ्रीक्वेंसी है। अभी जो हमने देखा उसमें यहाँ ग्रुप्स नहीं थे, वहाँ यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ टेलीमार्क और यहाँ नंबर और फ्रीक्वेंसी सेम ही चीज़ है। मैं अभी आपको इन सब का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या क्या है, देखो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, ईच ऑफ द ग्रुप 0, 10, 10, 20, 20, 30 इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। यानी कि इसमें जो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये सब क्या है, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूँ कि यार ये क्लास इंटरवल तो है, यानी कि इसका मतलब क्या है, मतलब यानी कि अगर मैं सपोज करो आपको बोलता हूँ 1, 3, 5, 9, 11, तो ये 1, 3, 5, 9, 11 अगर मैं बोलता हूँ इसमें 0 से 10 के बीच में कौन कौन से हैं, तो आप कौन कौन से सिलेक्ट करोगे, 1, 2, 3, 4। तो इसके सामने क्या लिख दोगे, 4। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 10 से 20 के बीच में इधर क्या क्या है, तो इधर सिर्फ 1 है, तो इसके आगे लिख दोगे 1। इसका मतलब ये है, यानी कि 0 से 10 के बीच में क्या है, 10 से 20 के बीच में क्या है, ऐसे। तो ये क्या है, क्लास इंटरवल्स। अगर मैं बोल देता हूँ इस क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है, तो वो क्या होगा, तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इस क्लास इंटरवल का साइज़ कैसे निकालते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है इसमें, देखो इसमें जो राइट साइड लिखा होता है ना, वो होता है अपर लिमिट, यानी कि ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 10 माइनस 0। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 यानी कि 10। या आप किसी में भी कर सकते हो, जैसे 60, अगर मैं 10 माइनस 0 ना करने का मन हो तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अपर लिमिट 60 है और लोअर लिमिट 50। तो 60 माइनस 50 यानी कि 10। तो इसका क्लास लिमिट क्लास साइज क्या है, 10। या फिर इसे हम क्लास साइज को हम और भी क्या बोलते हैं, क्लास विड्थ। एक मिनट में लिख के दिखा देता हूँ, क्लास विड्थ या फिर, है ना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो सपोज करो मैंने आपको एक डाटा दिया, ये हो गया 0 नहीं, 1, 3, 11, 13, 15, 17। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 0 के 10 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो देखो इसमें कितने नंबर्स हैं जो 0 और 10 के बीच में, तो 1 और 2। तो ये 1 और 2 क्या है, यानी कि इसके बीच में 2 नंबर है, तो हमने यहाँ 2 टेलीमार्क कर दिया और यहाँ 2 लिख दिया। तो ये 2 क्या है, इट गिव द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर एंट्री अकर। यानी कि जितनी एंट्री यहाँ हुई है ना, उतना ही फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आ गया। जैसे कि हमने अभी आर्ट्स वाले में किया था, मैं वो आपको एग्जांपल फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो इस एग्जांपल में हमारे पे इंग्लिश के 4 वो थे कार्ड, ये देखो इंग्लिश के 4 है ना, 1, 2, 3, 4। तो हमने इंग्लिश का आगे क्या कर रखा है, 4 टेलीमार्क ड्रॉ कर रखे हैं और फ्रीक्वेंसी कितनी डाल दी है इसकी, 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने टाइम ये अकर हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये कितने बार हुआ है, 1, 2, 3, 4, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बार ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, फिर डबल बार ग्राफ पढ़ लिया, पिक्टोग्राम पढ़ लिया, और हमने ये पढ़ लिया कि रॉ डाटा और ऑर्गेनाइज डाटा क्या होता है। फिर उसने के बाद हमने क्लास इंटरवल पढ़ लिया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल या फिर क्लास विड्थ भी बोलते हैं उसे, वो पढ़ लिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट या फिर इसे हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ, ये किस लिए यूज़ होता है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन अ वोल एंड इट्स पार्ट। यानी कि सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने दिन में ना कितना काम किया, आपने होमवर्क किया, सोए, आप खेले, आप स्कूल गए, आपने और भी अदर काम किए। तो इस पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब आपके पूरे दिन को छोटे छोटे पार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या करता है, आपके पूरे थिंग्स को पार्ट्स में डिवाइड करने के काम आता है। ठीक है, इसे हम बनाते कैसे हैं वो हम अभी अगला क्वेश्चन हम जब एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें समझ लेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम सिंपली जैसे हर एक को मिला के ना, इसका पूरा मिला के यहाँ क्या बनना चाहिए हमेशा, 360 डिग्री।
ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होता है इसमें। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम पाई चार्ट बनाते कैसे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोग्राम। तो देखो हिस्टोग्राम के लिए ना हमेशा जो डाटा है वो ग्रुप डाटा होना चाहिए। और मतलब आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है। तो देखो बार ग्राफ में यहाँ बार के बीच में गैप्स है और हिस्टोग्राम में बार के बीच में गैप्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आप ड्राइंग से देख के बता सकते हो कि यार इसमें गैप्स हैं, इसमें गैप्स नहीं है, पर इसका मतलब क्या है कि बार ग्राफ नॉन ग्रुप डाटा के लिए बनता है। नॉन ग्रुप डाटा यानी कि वो डाटा जिनमें ग्रुप ना हो, ठीक है। और जो हिस्टोग्राम है वो किसके लिए बनता है, ग्रुप डाटा के लिए। मतलब मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो ये जो टेबल है, इस टेबल के लिए हमारा क्या बनेगा, हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम बनेगा इस टेबल के लिए, ठीक है। और वही हमारा बार ग्राफ किसके लिए बनेगा, बार ग्राफ बनेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ देखो ये जो डाटा है ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये है आर्ट्स के लिए, मतलब यहाँ क्लास इंटरवल नहीं है, ठीक है। और इस वाले डाटा में यहाँ क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल के लिए बनेगा हिस्टोग्राम और विदाउट क्लास इंटरवल वाले के लिए बनेगा बार ग्राफ। समझ में आ गया आपको। अब देखो एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट इन केजी of 20 student of a class using interval 30, 35, 35, 40 and so on. Also draw a histogram. देखो हमें ये डाटा दे रखा है, ये क्या है, रॉ डाटा। अभी हमने पढ़ा रॉ डाटा कैसा होता है, जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। तो इसे हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे, यानी कि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। और ये कितने स्टूडेंट्स का है, 20 स्टूडेंट्स का। यूजिंग इंटरवल, देखो हमें इंटरवल पहले से ही दे रखा है 30, 35, 35, 40 सो ऑन। अगर हमें नहीं भी दिया होता है या दिया होता है तब भी हमें क्या करना होता है, इस डाटा में ना सबसे पहले सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा क्या है 31, और सबसे बड़ा ढूंढो, तो सबसे बड़ा आई गेस 65 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें किससे स्टार्ट, सबसे छोटा क्या है 30, इससे पहले 30, 35 आ रहा है, तो हम यहाँ इंटरवल्स, देखो हमने ये टेबल बना लिया, इंटरवल, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो इंटरवल में या फिर इंटरवल की जगह पे यहाँ लिख सकते हो आप वेट्स, देखो यहाँ आप लिख सकते हो वेट्स इन केजी, क्योंकि यहाँ वेट की बात कर रहे हैं। तो 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ठीक है। ऐसी 55 से 60, 60 से 65 एंड 65 से 70, ठीक है। इसमें देखो 30 को इंक्लूड करते हैं, 35 को इंक्लूड नहीं करते। अगर यहाँ 35 लिखा होगा ना तो हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, इसके अगले वाले में काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम 30 से 35 में गिन लेते हैं, ये 1, ये 2, 1 2 2 3 3, हाँ तो 3 है, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। ऐसी 35 से 40, तो ये 1 1 2 2 एंड 3, और यहाँ 38 लिखा है, आपको विजिबल नहीं हो रहा पर यहाँ लिखा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। ऐसी 40 से 45 में, तो देखो 41, फिर 42, 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हम 45 से 50 में चेक करते हैं, तो 40 से 50 में 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी हम लिख देंगे 5। ऐसे ही 50 से 55 में चेक करते हैं, तो 50 से 55 में 1, ये 55 इसमें काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे, तो सिर्फ है इसमें 1, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। ऐसे 55 से 60 में, तो ये 60 काउंट नहीं करेंगे, फिर ये 1 1 1, सिर्फ 1, ठीक है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। ऐसे 60 से 65 में कितना है, तो देखो 60 से 65 में तो 1 और कोई सा नहीं है, तो इसमें भी 1। ऐसी, अच्छा आपको विजिबल नहीं हो रहा, देखो हमने इसमें 1 1 ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि 50 से 55 में भी 1 था, 55 से 60 में भी 1 था, 65 से 60 में भी 1 था। 65 से 70 में चेक करते हैं, तो 65 से 70 में देखो यहाँ सिर्फ एक लौता है जो 65 है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 1। अब हम कंफर्म कैसे करें कि ये जो हमने लिखा वो ठीक है, तो अब देखो इन सबको ऐड करो, तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 1 17, 18 19 20, तो ये कितना रहा है 20, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, वो भी 20, यानी कि हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सही। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो हम ना ये टेबल तो बना लिया, पर हम इसका ना हिस्टोग्राम ड्रॉ करना भूल गए। तो देखो इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया है, एक ग्राफ लिया है, उसमें एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया और दूसरी साइड वेट इन केजी, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने ब्रेक किया। ब्रेक कब करते हैं, ये देखो यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 30,
तो यहाँ 0 से 30 के बीच में कितना डिफरेंस है 30 का, और 30 से 35 के बीच में 5 का। तो जब यहाँ से यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है ना जो यहाँ से है, इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, ब्रेक का। ठीक है, इसका जो भी नाम है मैं यहाँ लिख दूंगा अलग से। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है इसका नाम, पर इसे ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ वेट इन केजी किया या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, देखो 30 से 35 वेट में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। तो देखो 30 से 35 स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे कितने साइज़ का, 3 साइज़ का। तो ये हमने बना दिया बॉक्स 3 साइज़ का 30 से 35 में। ठीक है, ऐसे ही 35 से 40 में कितना है, 4 का। तो 35 से 40 में 4 का, तो ये हमने 35 से 40 में क्या बना दिया, 4 साइज़ का बॉक्स। देखो 30 से 35 में ये 30 से 35 है, और ये हमने कितने साइज़ का बॉक्स बनाया, 4। ऐसे ही 35 से 40 से 45 में कितना है, 4 साइज़ का बॉक्स। तो 40 से 45 में भी हम क्या बनाएंगे, एक 4 साइज़ का बॉक्स। तो देखो ये 40 है, ये 45, तो 40 से 45 में हमने क्या बनाया, ये अनदर 4 साइज़ का बॉक्स। अब 45 से 50, तो 45 से 50 में कितना है, 5, तो 5 साइज़ का बॉक्स बनाएंगे अब यहाँ। तो देखो यहाँ ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5, तो ये 5 साइज़ का बॉक्स बन गया अब यहाँ। ठीक है, अब 55 से 60, तो 55 से 60 में देखो क्या है, 55 से 60 में 1 साइज़ का है, और 55 से 50 से 55 में भी 1 का है, 55 से 60 में भी 1 का है। तो देखो 50 से 55, तो इसमें भी 1 का है, और 55 से 60 अभी हमने देखा उसमें भी कितने साइज़ का है, 1 साइज़ का। अब 60 से 65 में देखते हैं, तो देखो 60 से 65 में कितना है, वो भी 1 साइज़ का है, 60 से 65 भी 1 साइज़ का है, और 65 से 70 कितने साइज़ का है, वो भी 1 साइज़ का है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इसका। ठीक है, आप इसका आपका मन हो तो इसके ऊपर नेम भी लिख सकते हो, 3 4 4 5 1 1 1 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल 2 है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपी ऑफ अ डिफरेंट आइटम ऑफ अ बेकर शॉप आर गिवन बिलो। देखो एक पर्टिकुलर डे पे सेल्स हमें दे रखी है एक बेकर शॉप की। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऑर्डिनरी ब्रेड्स 320 रुपीज़ की बिकती है, फ्रूट ब्रेड 80 की, केक पेस्ट्री 160 की, बिस्किट 120 की, और अदर 40 की, और टोटल सेल कितने का होता है, 720 का। और हमें क्या करना है, इसका ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। तो देखो अगर आपको ऐसा कोई डाटा दे रखा हो ना, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, टेबल। तो यहाँ हम क्या टेबल में क्या क्या हमने लिखा है, आइटम, सेल्स, सेल्स इन फ्रैक्शन, और सेंट्रल एंगल। मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले देखो हम पे ये जो आइटम है, ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, अदर्स, इन सब का हमने लिख दिया इधर। जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड को ऑर्डिनरी ब्रेड, फिर बिस्किट, केक एंड पेस्ट्री, फ्रूट्स एंड अदर्स। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ब्रेड कितने कितने का सेल हुआ है इसमें, तो देखो इसमें हमारा हुआ है 320 रुपीज़ का। ऐसी बिस्किट की कितनी सेल्स हुई है, बिस्किट की 120 रुपीज़ की, और केक की कितनी सेल्स हुई है, केक एंड पेस्ट्री की 160 रुपये की, फ्रूट ब्रेड की 80 रुपये की, और अदर्स की कितनी हुई है, 40 रुपये की। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब देखो हम पे टोटल पता है हमें 720 का हुआ है ना। ये देखो यहाँ हमें दे रखा है टोटल 720 का, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 320 बाय टोटल, टोटल कितना है 720। तो अब इसे कट करो तो 0 से 0 गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/9। मैं बताता हूँ, 8 4 जा 32, और 8 9 जा 72। ठीक है, तो 4/9 ऐसे ऐसे इसका कैसा आएगा फ्रैक्शन, 120/720। तो ये 0 से 0 गया, तो ये 12/72, यानी कि 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, तो 1/6। ऐसे इसका फ्रैक्शन क्या आएगा केक एंड पेस्ट्री का, तो ये हो जाएगा 160/72 और 720। तो ये 0 से ये 0 गया, तो इसका क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, तो 2/9। अब इसका क्या आएगा, 80/720। तो 0 से 0 गया, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो 1/9। और ऐसे इसका भी फ्रैक्शन क्या आएगा, 40/720। तो 40 यानी कि 0 से 0 गया, तो 1 जा और 18 जा, तो 1/18। तो देखो हमने सबका फ्रैक्शन निकाल लिया। इसका फ्रैक्शन 4/9, 1/6, 2/6, 1/9, और इसका 1/18। अब इसका हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, फ्रैक्शन यानी कि 4/9 इंटू टोटल डिग्री। देखो एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना फ्रैक्शन है, 4/9, उसे मल्टीप्लाई कर दो टोटल एंगल से, तो 360 डिग्री। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, देखो 9 4 जा 36, तो ये 40 आ जाएगा, 9 40 जा, तो 4 4 जा 16, तो 160 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसे भी कर दो, तो इसका हो जाएगा 1/6 इंटू 360 डिग्री,
तो एक मिनट, ये कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। 1/6 इंटू 360 डिग्री, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो इसका आ जाएगा 60 डिग्री। ये देखो, ये ध्यान देना है, इसका 160 आया है, इसका 60 आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कितना है, 2/9 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 360, यानी कि 9 4 जा 36, तो 40, 2 40 जा 80 डिग्री। अब इसका क्या है, 1/9 इंटू 360 डिग्री, तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ऐसे ही अब ये लास्ट वाले का कितना है, 1/18 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो 18 2 जा 36, तो 20, यानी कि इसका 20 डिग्री। अब देखो, अभी हमने जो कैलकुलेशन किया ये सही है यानी, ये कैसे चेक करेंगे, तो इन सबको सम करो, तो 160 + 60 220, 220 + 80 300, 300 + 40 340, 340 + 20 कितना आ रहा है, 360 डिग्री। तो ये टोटल सर्कल के एंगल के इक्वल आ रहा है, हाँ, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सारा सही है। अब देखो, ये याद रखना है कि आपका क्या क्या है, ऑर्डिनरी ब्रेड का है 160 डिग्री, फिर फ्रूट्स एंड बिस्किट का क्या है 60 डिग्री, केक का 80 डिग्री, फ्रूट ब्रेड का है 40 डिग्री, अदर्स का है 20 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम इसी एंगल के हिसाब से अभी हम पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने इन सब के एंगल्स निकाल लिए, सेंटर एंगल। तो ऑर्डिनरी ब्रेड का है 160 डिग्री, बिस्किट का है 60 डिग्री, केक का 80 डिग्री, फ्रूट का 40 डिग्री, अदर्स का 20 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका रेडियस, ठीक है। अब इसके लिए ना हमें एक प्रोटेक्टर की यूज़ होगी, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो डी की, ठीक है। तो हमने रेडियस को मैच कर दिया, देखो ये हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, इसकी हमें ज़रूरत है, ये आपने नोट करके लिख लिया, मैंने भी नोट करके लिख लिया, ठीक है। ऑर्डिनरी ब्रेड है 160 डिग्री, तो देखो डी हम सबको देखना आता ही है, कैसे, ये देखो, ये जो इसकी ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को इस लाइन पर रखते हैं, ठीक है। और देखो बिल्कुल मैच कर लिया हमने लाइन, ठीक है, लाइन मैच कर ली। अब 160 डिग्री देखो, तो ये हो गया 0 10 20 30 40 50 ऐसे 90 100 130 140 150, और ये है 160, देखो ये रहा 160। तो यहाँ 160 पे हमने डॉट मार दिया। अब इस डॉट को हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ये देखो ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, बाकी आप इसे सही से ज्वाइन करना। तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, और ये 160 डिग्री किसका है, ऑर्डिनरी ब्रेड का। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑर्डिनरी ब्रेड, BREAD, ठीक है। तो हमने ऑर्डिनरी ब्रेड लिख दिया। अब ऑर्डिनरी ब्रेड के बाद देखो बिस्किट का 60 डिग्री है। तो अब देखो, अब हम ना यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, अब हम यहाँ जहाँ हमने ऑर्डिनरी ब्रेड का ख़त्म किया ना, वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये देखो, इसकी ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, एक मिनट मैं आपको एक प्लेन पेज से दिखा देता हूँ। देखो ये प्लेन पेज है, ठीक है। अब देखो ये सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है, हम ये वाली मैच कर रहे हैं, ये वाली लाइन उस लाइन पे रखेंगे और यहाँ सेंटर से, ठीक है। तो हम ये लाइन इस पे रखते हैं, तो ये देखो ये लाइन यहाँ हमने सेंटर से मैच की, ठीक है, मैच कर दी हमने। अब हमें बिस्किट की कितनी है 60 डिग्री, देखो बिस्किट की कितनी है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री काउंट करते हैं 0 से, यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ है 60 डिग्री, ठीक है। हम नीचे वाला काउंट कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, ठीक है। तो 60 डिग्री। अब हम इस डॉट को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, तो देखो ये हो गया ऐसे। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, और ये किस चीज़ का है, बिस्किट का। तो हम यहाँ लिख देंगे बिस्किट, ठीक है। अब हम बिस्किट के बाद क्या है, केक एंड पेस्ट्री, केक एंड पेस्ट्री का कितना है 80 डिग्री। तो अब हम फिर से ऐसे ही रखेंगे इसे, ये देखो इसे ऐसे रखा हमने, ये हमने रख दिया, ठीक है। अब हम केक एंड पेस्ट्री का कितना था 80 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, ये 70, ये 80, तो 80 के सामने यहाँ हमने डॉट मार दिया, देखो, ठीक है। अब हम इस डॉट को और इस डॉट को से मदद से हम ये लाइन खींच देंगे, तो ये हो गया लाइन। तो ये कितनी है 80 डिग्री, 80 डिग्री, और ये किस चीज़ का है, केक्स एंड पेस्ट्री का, पेस्ट्री। अब केक एंड पेस्ट्री हो गया। अब देखो क्या क्या बचा है, ऑर्डिनरी ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, केक एंड पेस्ट्री हो गया। अब क्या बचा है, फ्रूट ब्रेड। तो फ्रूट ब्रेड कितना है 40 डिग्री। तो हमने देखो फिर से डी को ऐसे घुमाओ, और ये देखो ये ब्लैक लाइन और ये वाली लाइन मैच कर रही है। यहाँ से आप 40 डिग्री गिनो, तो 0 10 20 30 40, 40 के सामने हमने पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सेंटर वाले पॉइंट को से हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये देखो, ये एक मिनट मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो एक मिनट, अभी भी सही नहीं हुआ, हाँ देखो ये हो गया। तो ये लाइन खींच गई, ये कितनी है, ये 40 डिग्री, और ये किस चीज़ की है, ये है फ्रूट ब्रेड की। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रूट ब्रेड। अब ये देखो, ये लास्ट वाली जो बची ना, ये वैसे ही 20 डिग्री है,
क्योंकि अब जो क्योंकि एक ही बचा है, देखो यहाँ एक ही बचा है, अदर्स 20 डिग्री। उसके बाद अगर चेक भी कर सकते हैं हम, ये देखो ये इस पर डालो, ठीक है, और ये वाली लाइन चेक करो, देखो ये ऑलमोस्ट ना 20 डिग्री आ रही है। मेरे से थोड़ी सी एरर हो गई है इसलिए हल्की सी लाइन इधर दिख रही है, बाकी वरना ये 20 डिग्री आ रही है। और ये किस चीज़ की है, यहाँ अदर्स की, तो हम यहाँ लिख देंगे अदर्स। तो ये हमारे क्या बन गया, पाई चार्ट, जिसमें ऑर्डिनरी ब्रेड का कितना है 160 डिग्री, बिस्किट का 60 डिग्री, केक एंड पेस्ट्री का 80 डिग्री, फ्रूट का 40 डिग्री एंड अदर्स का 20 डिग्री। टोटल मिला के ये कितना है 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या किया वो हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डाटा क्या होता है ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि पिक्टोग्राम क्या होता है, पिक्टोग्राम यानी कि पिक्चर से रिप्रेजेंट करना। फिर हमने पढ़ा बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ। फिर बार ग्राफ के बाद हमने पढ़ा डबल बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हाँ रॉ डाटा क्या होता है, रॉ डाटा, और ऑर्गेनाइज्ड डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा क्या होता है। ठीक है, फिर हमने इसी में ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था रॉ डाटा के बाद, फिर हमने पाई चार्ट पढ़ा, मतलब हाँ, और इस ऑर्गेनाइज्ड डाटा के अंदर ही हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने पढ़ा था कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, और क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास विड्थ क्या होती है। ठीक है, फिर हमने पाई चार्ट पढ़ा। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, हमने उसके बाद पढ़ा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। फिर हमने एक एग्जाम्पल किया किस चीज़ का, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया और हिस्टोग्राम बनाया। फिर अभी हमने एक एग्जाम्पल किया जिसमें हमने पाई चार्ट बनाया। ठीक है, अब देखो हमने ये सब कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि संभावना, हिंदी में बोले प्रोबेबिलिटी को तो संभावना, इन सिंपल वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे कि अगर सपोज करो आप क्रिकेट खेलने गए, आपने कॉइन उछाला, अब कॉइन उछालने में क्या आ सकता है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल। तो ये क्या है, हेड आने की संभावना। मैंने बोला कि यार मुझे ना हेड चाहिए, तो हेड आने की संभावना क्या है, यानी कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने वही दिया, व्हेन टॉसिंग अ फेयर कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज। देखो हेड आने की और टेल आने की संभावना कितनी होती है कॉइन में, आधी आधी, तो हाफ या फिर 50%। प्रोबेबिलिटी का भी हम आगे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमने प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या समझा, संभावना, यानी कि या फिर किसी भी चीज़ के होने की, इवेंट होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। देखो जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का ना मैं एग्जाम्पल से समझा दूँ। जैसे कि आप सपोज करो आपने कॉइन टॉस किया, अब कॉइन टॉस होके आपको पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता ना। तो ऐसा कोई सा भी इवेंट जिसमें उसके रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता हो, जैसे कि आप देखो पेपर दे के आए, पेपर दे के आए, आपको पता है कि आप पास हो गए, इसकी संभावना है, यानी कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। पर अगर आपने कॉइन उछाला और उसमें हेड या टेल है, हेड या टेल है, तो उसमें हेड आने की संभावना कितनी है, ये आपको मतलब हेड आएगा ही आएगा रिजल्ट, तो ये आपको पता है नहीं, क्योंकि ये एडवांस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने एक डाइस रोल किया, डाइस में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 तक होता है। ठीक है, तो इसमें 3 आने की मतलब मैंने डाइस ऐसे फेंक दिया और मैंने बोला कि यार 3 आएगा, तो ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। तो वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ वन हुज आउटकम बी प्रिडिक्टेड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। ठीक है, अब नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो अभी हमने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो हेड और टेल। तो हेड और टेल ये क्या है, ये मैंने इसे ऐसे पैक कर दिया, तो ये क्या है, सैंपल स्पेस। यानी कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें जितने भी पॉसिबल हैं आने के, यानी कि एक कॉइन उछाल रहा हूँ तो कॉइन में क्या ही आ सकता है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल, तो ये दोनों क्या है इसके सैंपल स्पेस। अगर मैं वही एक डाइस उछाल रहा हूँ तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, तो ये क्या है, सैंपल स्पेस। अब देखो अभी हमने सैंपल स्पेस पढ़ा। अगर मैं बोलता हूँ सैंपल स्पेस बताओ टॉसिंग 2 कॉइन का, मतलब 2 कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ, उसका सैंपल स्पेस बताओ, मतलब सैंपल स्पेस बताओ, मतलब
टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी आउटकम ना वो मुझे लिख के बता दो कि 2 कॉइन टॉस करूँगा तो क्या क्या आ सकता है। तो देखो पहला हेड आ सकता है, और दो मतलब दोनों कॉइन उछाले और दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर मैंने पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, या फिर दूसरे वाले पे टेल पहले वाले पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकते। तो ये सारे क्या हैं, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है। इवेंट क्या होता है, देखो अभी हमने सैंपल स्पेस पढ़ा। सैंपल स्पेस क्या होता था, सारे आउटकम मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सब एक साथ लिख दोगे तो क्या होगा, सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है, उसी का मतलब जैसे अगर मैंने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का, तो ये हेड क्या है, एक इवेंट है। अगर मैं बोलता प्रोबेबिलिटी टेल आने का, तो टेल क्या है, यहाँ इवेंट है। इवेंट क्या होता है, आउटकम का मतलब एक एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम है ना उसका कलेक्शन, जैसे कि हेड आने का या टेल आने का एक कॉइन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट। देखो गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट, गेटिंग अ टेल इज ऑल्सो एन इवेंट। जैसे ये तो मैंने अभी हेड और टेल का तो समझा ही दिया। ऐसे ही सेम टू सेम होता है डाइस में भी। अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ, डाइस क्या होता है, जो हम लूडो में नहीं खेलते, गोटी मतलब हम ऐसे क्यूब शेप का होता है, ऐसे 1 होता है, ऐसे 2, फिर ऐसे 3, है ना, मतलब आपको पता ही है। तो उसे थ्रो करने पे 1, अगर मैं बोलता हूँ 1 क्या है, एक इवेंट है, 2 क्या है, इवेंट। ठीक है, ये सारे इवेंट है। अब इवेंट में भी एक स्पेशल इवेंट होता है, उसका नाम है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट आर इवेंट दैट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का अगर सेम है, तो ये इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। तो क्या ये सेम होता है, हाँ होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हेड आने का कितना होता है, हाफ, और टेल आने का भी होता है हाफ, तो ये दोनों सेम है। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट, टॉसिंग अ कॉइन इसका एग्जांपल है। तो देखो अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। ठीक है, पर मेन हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यानी कि जैसे मैंने बोला कि हेड आने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है। तो एक कॉइन मतलब मैंने एक कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन टॉस किया, तो 1 कॉइन में कितने क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2, और हेड आने की संभावना कितनी है इसमें, देखो हेड कितना है, 1, तो 1/2। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। तो देखो अब बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स, मतलब मैंने क्या किया कि एक बैग लिया, ये एक बैग है, इसमें ना 4 रेड बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स। ठीक है, 2y। अब बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू दी। देखो मैंने इस बैग में हाथ डाला और इसमें से एक बॉल निकाल लिया। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल लाल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कितनी है। तो देखो इसमें टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो 4 रेड बॉल और 2 येलो बॉल, यानी कि टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ टोटल आउटकम कितनी हो गई है, टोटल आउटकम हो गई है यहाँ 6, और फेवरेबल आउटकम यानी कि रेड कितने हैं इसमें, 4, तो 4/6, यानी कि इसे आप हम काट देते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी 2/3। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी एनीथिंग की, किसी भी चीज़ की हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी सबसे कम कितनी हो सकती है, अगर मैं बोल दूं कि यार मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ना सबसे कम कितनी हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे कम कितनी हो सकती है, 0, और सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार मुझे ये बताओ कि मैं सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी चीज़ की, तो वो कितनी हो सकती है, 0। और कोई पूछ ले कि आपसे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है किसी चीज़ की, तो वो कितनी होती है, 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, अब एक बार मैं ये वापस समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम पे एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मैंने अगर इसमें से एक बॉल निकाली तो वो रेड होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें टोटल बॉल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम मतलब कितने रेड बॉल्स हैं, क्योंकि यहाँ रेड की बात हो रही है, तो 4, तो 4/6 यानी कि 2/3, ये हमारा आंसर हो गया।
तो आप देखो होमवर्क क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो होमवर्क क्या है, ये जितने भी हमने अभी पढ़े ना उसी से रिलेटेड होमवर्क है। टोटल 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द एज ऑफ 30 टीचर ऑफ अ स्कूल, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल 20, 25, 25, 30, 35, 30। ठीक है, मतलब ऐसे 5 डिफरेंस के क्लास इंटरवल लेके आपको इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया था वैसे ही इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट हॉबी, रिप्रेजेंट द डाटा विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट। देखो ये क्या कह रहा है कि एक स्कूल में ना स्टूडेंट्स की डिफरेंट हॉबी का हमने कैलकुलेट किया और उसका जो डाटा है वो ये है कि हॉबी सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग और रीडिंग है। और कितने बच्चों का है, सिंगिंग 42 बच्चों का है, पेंटिंग 28 बच्चों का है, कुकिंग 12 बच्चों का, गार्डनिंग 18 बच्चों का और रीडिंग 44 बच्चों का। तो इसका पाई चार्ट बनाओ। तो जैसे हमने एग्जाम्पल 2 किया वैसे ही इसका पाई चार्ट बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। देखो बार ग्राफ तो सबसे सिंपल है बनाना, कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए सिंपली आप ऐसे ड्रॉ करना। ठीक है, और इधर लिख देना पैरामीटर्स और इधर लिख देना साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, या फिर आप इसका उल्टा करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी मर्जी, आप पैरामीटर ऊपर लिख सकते हो, साइड ऑफ स्क्वायर नीचे या साइड ऑफ स्क्वायर ऊपर, पैरामीटर नीचे। अब इधर आप 8, 12, 16, 20 ऐसे कर देना और यहाँ ब्रेक लगा देना। ऐसे इधर 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे कर देना। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको करना खुद है। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट करना कि हाँ आपका बन गया तो येस करना और नहीं बना तो नो करना, फिर मैं आपको वहाँ हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 क्या है, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो क्या कह रहा है, अगर आप पे ये स्पिनिंग व्हील है, इसमें 3 सेक्टर ग्रीन के हैं, 3 ग्रीन के हैं, 1 ब्लू का है और 1 रेड का है। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि ग्रीन आने की कितनी है। तो इसमें देखो टोटल आउटकम कितने हो गए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 3 + 1 + 1। तो ये आप ऐड कर लेना, वो यहाँ लिख देना और जिसका पूछा है वो यहाँ लिख देना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताना, अगर आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मुझे वो भी बताना कि नहीं आया, तो मैं वहाँ समझा दूंगा। अब दूसरा क्या पूछा है, नॉन ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू, नॉन ब्लू मतलब यानी कि ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, तो ब्लू नहीं यानी कि ये वाला नहीं। तो यहाँ टोटल आउटकम तो सेम ही रहेगा। टोटल आउटकम कितना, 3 + 1 + 1, यानी कि जो भी आता है 3 + 1 + 1, मैं जानबूझ के प्लस करके नहीं बता रहा। ठीक है, और यहाँ नॉन ब्लू यानी कि ब्लू को हटा के क्या क्या बचा, 3 + 1। ठीक है, तो ये ऊपर लिख देना और इसका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।